नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आजकल चर्चा है देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र की राजनीति में। एकनाथ शिंदे के सीएम होने से ज्यादा चर्चा है देवेंद्र फडणवीस के डीसीएम बनने की। एक सीएम बना व्यक्ति जिसकी महाराष्ट्र बीजेपी में बड़ी साख थी, वो व्यक्ति उपमुख्यमंत्री पद पर कैसे राजी हुआ, इसी विषय पर जोरदार चर्चा हो रही है। और इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस बहुत ही नाराज दिखाई दे रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज यह बता रही थी कि यह डीसीएम की शपथ उन्हें मंजूर नहीं थी और इसी विषय पर मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं होने लगी। यहां तक कि कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस की साख को खराब करने के लिए, उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए या उनकी प्रगति को रोकने के लिए ही ऐसा भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं द्वारा किया गया है। अब इस विषय पर बहुत सारी बहस हो चुकी है। सब मिलकर इस नतीजे पर मीडिया पहुंच रहा है या लोगों को ले जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को मर्यादित करने के लिए ही ऐसा किया गया है। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस की जात जो ब्राह्मण है, वो उनके कई नेता भी जो पूना से रिलेटेड है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं इस हद तक की पोस्ट भी कर डाली। अब यही ब्राह्मण नेता है जो शरद पवार की मीटिंग में उपस्थित रहते हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि एक शरद पवार द्वारा बुलाया गया एक ब्राह्मण समाज का नेता जो महाराष्ट्र का नहीं है, जो कर्नाटक से है, वही व्यक्ति ऐसी पोस्ट क्यों करता है। चलो उस विषय को छोड़ देते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की बॉडी लैंग्वेज और चेहरा दोनों दिखाई दे रहे थे कि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो नाराज है। अब नाराज है दिखाई दे रहा था और वो नाराज है ये स्पष्ट भी हो गया। तो वो नाराज क्यों है, इसका जरा जिक्र होना चाहिए। मैं एक बात आपको समझाता हूं कि जब निर्णय किया गया था पार्टी की तरफ से कि महाराष्ट्र के आने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही होंगे, तो इस विषय में देवेंद्र फडणवीस शामिल नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। देवेंद्र फडणवीस को ही पूरा मालूम था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगा। शायद यही निर्णय उनका भी था, मतलब अकेली पार्टी का नहीं है। जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री ने मिलकर यह निर्णय लिया था कि देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाना है, एकनाथ शिंदे को बनाना है। तो यहां तक ऐसा नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस को इसकी कल्पना नहीं थी, बिल्कुल कल्पना थी, बल्कि इस निर्णय में वो भी शामिल थे। बस यही बात दुनिया के सामने नहीं लाई गई। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करने की जिम्मेदारी भी खुद देवेंद्र फडणवीस ने अपने जिम्मे ली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के गुट को समर्थन कर रही है और वही बनेंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। यहां तक फडणवीस के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रही थी, मतलब वो नाराज है क्या है, ये चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद 1-2 घंटे गुजर गए होंगे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर दिया, अमित शाह ने बोल दिया, नरेंद्र मोदी ने तक बोल डाला कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की सरकार में शामिल होना होगा। अब यह बात ऐसी थी कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उसके बिल्कुल विपरीत थी। अगर राजभवन में जाकर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते हैं तो यह बिल्कुल विपरीत था, विरुद्ध था जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। अब तक की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस की छवि यह रही है कि उन्होंने अब तक जो कहा है वही किया है, जिन्होंने अब तक बोला है वो बातें उन्होंने करके ही दिखाई है। तो अपने आप को सत्ता से दूर रखना चाहने वाले देवेंद्र फडणवीस को अपनी ही बात को 2 घंटे के अंदर बदलना पड़ा और उनको सत्ता में शामिल होना पड़ा। बस इसी की नाराजगी देवेंद्र फडणवीस के मुख पर छलक रही थी। अब यह तो बात नहीं है कि या कोई बोल देता है, शिवसेना से भी विश्व प्रवक्ता ने बोल दिया था। अब विश्व प्रवक्ता इसलिए शब्द उच्चारण कर रहा हूं कि विश्व प्रवक्ता का विश्व अब सीमित हो गया है। अब मातोश्री और शिवसेना भवन इतना ही उनका विश्व है और उसी विश्व में समर्पित, उसी विश्व को समर्पित और शरद पवार को समर्थित संजय राउत की
छवि आजकल हो गई है। तो उन्होंने भी कह डाला था कि फौजदार का कांस्टेबल हुआ, हवलदार हो गया, एक फौजदार था वो हवलदार हो गया, रिवर्शन हो गया, इस तरह की बातें कही गई। मैं आपको महाराष्ट्र का इतिहास अगर बता दूं तो इस तरह की कृतियां बहुत बार हो चुकी है। शिवसेना नेता नारायण राणे शिवसेना के मुख्यमंत्री थे और बाद में वो कांग्रेस की सरकार में महसूल मंत्री बने, राजस्व मंत्री बने, उसके बाद उद्योग मंत्रालय भी उन्होंने संभाला था। एक अकेले नारायण राणे नहीं, इतिहास में टटोल कर देखे तो शंकरराव चौहान भी चीफ मिनिस्टर से सिर्फ मंत्री की हैसियत से मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के और एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर, जो अपने जमाने में मुख्यमंत्री तो बन गए बाद में, लेकिन जब विलासराव देशमुख की सरकार गिरी और दूसरे मुख्यमंत्री बने तो उनमें वो राजस्व मंत्री थे। पिछले मंत्रालय में भी अशोक चव्हाण एक मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री को त्याग कर महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में निर्माण मंत्री, लोक निर्माण मंत्री के हैसियत से अपना पदभार संभाला था। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जो मुख्यमंत्री की हैसियत से काम कर चुके हैं और बाद में उन्होंने मंत्री पद ग्रहण कर लिया है। तो देवेंद्र फडणवीस एक अकेला उदाहरण रिवर्शन का नहीं है, एक अकेला ऐसे उदाहरण है जो रिवर्ट हो गया, ऐसा उदाहरण नहीं है, बल्कि देवेंद्र फडणवीस उन्हीं में से एक साबित हुए। लेकिन इस विषय में एक बात याद रखनी चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस के मन में जो नाराजगी की भावना थी, नाखुशी थी, वो इस बात की थी कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बोल दिया था कि मैं इस सरकार में शामिल नहीं होने वाला हूं और फिर होना पड़ा। इसकी भी एक वास्तविकता ऐसी है कि देवेंद्र फडणवीस को शीर्षस्थ नेता ने कह दिया था कि आपको सरकार में रहना होगा, जिन्होंने पिछले 5 साल में राज्य के गृह मंत्रालय को बड़ी अच्छी तरह से संभाला था। पिछली बार जब क्या हुआ, जब सरकार बदल गई, अनिल देशमुख गृह मंत्री बने, उसके बाद दिलीप वळसे पाटिल गृह मंत्री बने, तो उनके गृह मंत्रालय के कार्यकाल में जो भी कुछ हुआ ये सारे लोग जानते हैं। अनिल देशमुख का कार्यकाल तो कभी किसी गृह मंत्री का नहीं हो ऐसा ही हुआ था। मतलब पुलिसकर्मी से लेके उच्च पदस्थ अधिकारियों तक सबको लगता था कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद आए वळसे पाटिल, यहां तक कि उनके गिरफ्तारी की नौबत भी आ गई। और वळसे पाटिल के जमाने में भी यही हुआ कि लोगों के ऊपर न जाने कितने केसेस हुए, झूठे केसों में फंसाया गया, पुलिस को इस्तेमाल किया गया। यह बात नहीं होने देनी है। तो देवेंद्र फडणवीस को इस मंत्रालय का प्रभार संभालना होगा, ऐसा उनकी पार्टी को लगा और पार्टी ने कह दिया कि आप डीसीएम के तौर पर इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अब देवेंद्र फडणवीस के लिए पक्ष की आज्ञा, संघ की आज्ञा सर्वतोपरि है, वो उसी में उसको संभालेंगे, लेकिन उनको शामिल नहीं होना था एज ए डीसीएम। और यही मन में नाराजगी होती है और यही नाराजगी उनके चेहरे पर, उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रही थी। अब इसी विषय को इस तरह से लिया गया कि देवेंद्र फडणवीस नाराज है, उनकी सभी छवि को बिगाड़ने का प्रयास पार्टी में हो रहा है। बिल्कुल ऐसी कोई बात मुझे तो दिखाई नहीं देती और ना ही किसी जाति के कारण उनको पीछे धकेला गया है। इसमें राज ठाकरे का एक लेटर देवेंद्र फडणवीस को भेजा है, जो खुला लेटर है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। धनुष्य की प्रत्यंचा को जब पीछे खींचा जाता है तो वही प्रत्यंचा बाण को आगे भेज देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्यंचा हार गई, वो डोर हार गई, ऐसा नहीं होता है। जब डोर पूरी ताकत से पीछे खींची जाती है तो वही बाण बहुत ही उतनी ही दुगनी ताकत से आगे बढ़ता है। मतलब खुद का वेग और प्रत्यंचा का वेग दोनों वो धारण कर लेता है। अगर महाराष्ट्र के बाण को आगे बढ़ाना है तो इस प्रत्यंचा को पीछे खींचना आवश्यक था और वही चीज हुई है। बस देवेंद्र फडणवीस के मन में सत्ता में शामिल होना नहीं था, उनको पक्ष की आज्ञा के कारण होना पड़ा। इसी बात की नाराजगी फडणवीस के चेहरे पर दिखाई दे रही थी, साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन इसी चीज को बहुत अलग ढंग से पेश किया गया। मीडिया यह साबित करना चाहती थी कि देवेंद्र की छवि अब धीरे धीरे पार्टी में खत्म होती जा रही है।
बिल्कुल ऐसी बात मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्ते।